हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रैबर सीरीज लाई है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, जिस सीरीज़ में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और बायोलॉजी में हमने पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। और पिछले लेक्चर में हमने डाइजेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को हमने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उतना मैंने बताया। बाकी आप इसको कंप्लीटली पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। ठीक है, आज हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे रेस्पायरेशन को। इसको भी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। रेस्पायरेशन को उतना भी डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी 3 लेक्चर्स लगभग इसमें लगेंगे। ठीक है, हम रेस्पायरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, डाइजेशन, हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ब्लड में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। फिर ये थ्रू ब्लड ऑल सेल्स को पहुंचता है। जो भी हमारी बॉडी में सेल्स है उनको ये थ्रू ब्लड, यानी हमने जो फूड खाया उससे जो मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनी, वो एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में। और वो जो फूड है वो पहुंच गया टू ऑल द सेल्स। वो फूड पहुंच गया ऑल सेल्स। ठीक है, मेनली हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करेंगे। ठीक है, फूड में जो भी मैंने बताया, फूड में होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। मैंने ये भी बताया आपको कौन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किस शक्ल में एब्जॉर्ब होते हैं? ग्लूकोज की शक्ल में। ठीक है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स की शक्ल में, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल की शक्ल में। अब हम ग्लूकोज की बात करते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज पहुंच गया अब हर किसी सेल को थ्रू ब्लड। अब क्या करना है? इस ग्लूकोज का सेल में काम क्या है? ये जो ग्लूकोज सेल में पहुंचता है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम तोड़ते हैं। किसको? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और वहां से निकालते हैं एनर्जी। क्या निकालते हैं? एनर्जी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। देखिए कितना लिंक्ड है ये, कितना लिंक्ड है ये। रेस्पायरेशन क्या होता है? आपने सुना होगा हवा अंदर लेना और बाहर निकालना, ये रेस्पायरेशन है। ये रेस्पायरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है। बहुत बार आपने सुना होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ सांस अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। लेकिन हमने जो सांस अंदर ली उसमें था ऑक्सीजन, वो चला गया ब्लड, ब्लड से चला गया टू द ऑल सेल्स। वहाँ पर जो वो ऑक्सीजन काम करेगा, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ से निकलेगी एनर्जी। वो एनर्जी सेल्स इस्तेमाल करेंगे फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी निकलती है। इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम आगे देखेंगे। गर्ल्स, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर? ब्रीदिंग इज सिंपली वेंटिलेशन। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ब्रीदिंग का मतलब क्या है। देखिए, जो ब्रीदिंग होता है इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन भी। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। हम में अगर आप देखेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए क्या होता है। मैं अब ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ। प्लांट्स में कैसी होती है रेस्पिरेशन, क्या होता है, ये हम नहीं देखेंगे। हम ह्यूमन्स की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को द इनटेक ऑफ आयर। हम ऑक्सीजन को सिर्फ अंदर नहीं लेते हैं, हम हर किसी ईयर को अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं? ईयर। फिर ईयर में होता है ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी में चला जाता है और वो ही काम करता है। जो हमने ईयर अंदर लिया, हमने सांस लिया, उससे ईयर हमारे लंग्स में पहुंच गया। इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन, यानी ईयर को इनहेल करना। इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन भी। क्या कहते हैं?
inspiration. What is inhalation or inspiration? Inhalation or inspiration means intake of air, यानी जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, यानी सांस जब हम अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। ठीक है, फिर क्या होता है, साइमल्टेनियसली जब हम सांस बाहर निकालते हैं, हम क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कहाँ बनता है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हम क्या फेंकते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सहेलेशन? आउटटेक ऑफ एयर, यानी हवा को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन भी। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। व्हाट इज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन? एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन मीन्स आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं या इंस्पायर करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन या एक्सपायरेशन। हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। हम एयर को बेसिकली इनहेल करते हैं, लेकिन अंदर जो ब्लड में फिर चला जाता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, हम करते हैं आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो हम आगे देखेंगे। वो लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से फिर बाहर निकलता है जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, यानी जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, इट इज जस्ट सिंपली ब्रीदिंग। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी हवा को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, यानी हवा को अंदर लेना उस हवा को बाहर निकालना। इट इज सिंपली ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन यानी यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं। अब हम पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा, फिर लास्ट में भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसीलिए पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता क्या है मैं बनाता हूँ, फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, नोज़ में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन में क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं, आई होप आपको ये ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन समझ आया होगा, जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, जिसमें आता है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ये आपको समझ आया होगा। इट इज़ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अलग बात है, जैसे मैंने बताया, जो हमने ग़िज़ा खाया उससे जो ग्लूकोज निकलता है वो सेल्स तक पहुंचता है, फिर सेल्स में ऑक्सीजन की मदद से वो ग्लूकोज टूटता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर हम एनर्जी का इस्तेमाल सेल करती है खुद के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में डालती है और ब्लड से ये वापस कहाँ पर, लंग्स में पहुँचता है और हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये है ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन, ये वाली प्रोसेस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, मैं थोड़ा आर्बिट्री बनाता हूँ। ये मान लो ये नोज़ है, ठीक है, इस तरह मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो आप, ये यहाँ पर नॉस्ट्रल्स है, मैं बनाता हूँ ऐसे ही नॉस्ट्रल्स। ठीक है, जो ये ओपनिंग्स होते हैं नॉस्ट्रल्स, उनके बाद क्या होता है, उनके बाद होता है नेज़ल पैसेज। और जो इस नेज़ल पैसेज और नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करता है, ये बीच में इस तरह होता है, ये बीच में, जिसका एक नॉस्ट्रल और इधर रहता है एक नॉस्ट्रल। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम, जो बीच में होते हैं नाक में, जो इनको सेपरेट करती है नॉस्ट्रल्स को, उसको हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, और भी डिटेल में देखेंगे नाक में क्या होता है। फिर जब नाक से एयर गया, कहाँ पहुँच जाता है, ये फेरेंक्स में, कहाँ, जहाँ पर फूड और एयर मिलता है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया कि इट इज़ द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, यानी जब हमने एयर लिया वो नाक से चला जाता है, फिर मैं बताऊंगा नाक से किस किस पार्ट में चला जाता है, फिर ये चला जाता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स पर ही क्या होता है, फेरेंक्स पर ही मिलता है ये ग़िज़ा और हवा। वहाँ पर मैंने बोला था कि ये कैसे कंट्रोल होता है कि जब हम खाना खाते हैं वो
ट्रैकिया में या लंग्स में क्यों नहीं चला जाता है? यही तो क्वेश्चन है। अगर फेरेंक्स पर एयर और फूड मिलता है, ठीक है, फिर जो फूड है वो एयर कैविटी में यानी लंग्स में क्यों नहीं चला जाता है? सिंपली उसके एक रीज़न है। देखिए, जब क्या होता है, जब फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स से, ये मान लो आप फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स से फिर अलग दो ट्यूब्स निकलते हैं इस तरह, एक आगे की तरफ ये जो है, एक पीछे की तरफ। मैंने अब साइड में बनाया क्योंकि 3D पिक्चर नहीं बना सकता यहाँ पर। आप मान लो एक आगे की तरफ जाता है पाइप, एक पीछे की तरफ। आगे की तरफ जाती है ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है, आगे की तरफ जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया या विंड पाइप, विंड पाइप। पीछे की ओर जाती है ईसोफेगस या फूड पाइप। इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप या ईसोफेगस, फूड पाइप या ईसोफेगस। जब यहाँ पर ये मान लो फेरेंक्स है, ठीक है, यहाँ पर मिल गया ग़िज़ा और हवा। अब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये जो ग़िज़ा है ये इस कैविटी में क्यों नहीं जाता है, यानी ट्रैकिया या इसमें क्यों नहीं चला जाता है, विंड पाइप में? इसके लिए क्या होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ट्रैकिया का, ट्रैकिया का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। आपने सुना होगा, इसी को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को कहते हैं हम वॉइस बॉक्स। ये अपर पार्ट होता है किसका? ट्रैकिया का, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। ठीक है, होता क्या है, देखिए होता क्या है। ये मान लो इधर से ये ईसोफेगस जा रही है, यहाँ पर होता है इस ट्रैकिया के लैरिंक्स के पास, यानी यहाँ पर होता है एक ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है, इसके ऊपर होती है एक इस तरह कवरिंग, कार्टिलेजिनियस कवरिंग। ठीक है, कार्टिलेजिनस कवरिंग मीन्स कार्टिलेज की बनी हुई कवरिंग, जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, इस तरह कार्टिलेज है। अगर आप मान लो ये है ग्लोटिस, क्या है? ग्लोटिस। ये इस तरह एपिग्लोटिस इसके ऊपर बैठता है जब हम मतलब फूड को निगल लेते हैं, स्वेलो करते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, आप ये भी एक्सपीरियंस करते हो, आप एक साथ सांस को और फूड को स्वेलो नहीं कर सकते। एट अ टाइम यू कांट स्वेलो एंड इंस्पायर द एयर। आप एक साथ ग़िज़ा को स्वेलो और सांस को अंदर नहीं ले सकते। एट अ टाइम, या तो आप ग़िज़ा को, जब आप ग़िज़ा को स्वेलो करते हो तो आप उस टाइम सांस को अंदर नहीं ले सकते। जब आप सांस अंदर लेते हो उस टाइम आप स्वेलो नहीं कर सकते, एक को रुकना पड़ता है। ठीक है, देखिए जब आप स्वेलो करते हैं तो इंस्पायरेशन क्या हो गई? बंद, हवा अंदर जाना हो गया बंद। तो क्या करता है ये एपिग्लोटिस, इस ग्लोटिस को कवर करता है और ये ग़िज़ा सीधे ईसोफेगस या फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो ये एपिग्लोटिस हट जाता है और जो एयर है वो चला जाता है किसमें? लंग्स में। ठीक है, वो चला जाता है लंग्स में। ठीक है, यही होता है, ये ग्लोटिस ओपनिंग होती है और इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है। यही एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप या ट्रैकिया में एंटर होने से। ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये वहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बोला था, फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया या यहाँ पर आता है फिर लैरिंक्स, या जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। फिर आता है ट्रैकिया। क्या आता है? ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से आगे निकलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, वो हम आगे आगे फिर देखेंगे। पहले निकलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर निकलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर निकलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर आते हैं ब्रोंकियोल्स, फिर आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर आते हैं, ठीक है, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, फिर आते हैं एल्वियोलाई। ये हम फिर देखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री को फिर हम देखेंगे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे ये कहाँ कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, फिर हम जब हम ट्रैकिया के पास पहुँचेंगे, फिर ट्रैकिया जो है वो टूटती है दो शाखों में, एक जाती है लेफ्ट लंग में, एक जाती है राइट लंग में। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जाती है राइट लंग में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जाती है लेफ्ट लंग में। फिर इसकी फर्दर डिविजन्स होती है, फिर उनकी डिविजन्स होती है। मतलब आप मानो ये क्या होता है,
एक जो टहनी होती है, टहनी के निकले ब्रांचेस, उसके निकल गए ब्रांचेस, उन ब्रांचेस के निकल गए ब्रांचेस। इसी तरह ये पूरे लंग्स को, मतलब पूरे लंग्स को कवर करते हैं ये सारे रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, इतना आपने याद रखना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं फिर लंग्स। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर मैं डीप में बताऊँगा आपको। ये हम ट्रैकिया तक पहुँच गए, फिर ट्रैकिया से निकलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। यही लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई किन में एंटर करते हैं, लंग्स में। याद रखना, ट्रैकिया जहाँ पर टूटती है, ये मान लो ट्रैकिया, ये फिर टूटती है दो ब्रांचेस में, एक जाती है राइट लंग में, एक जाती है लेफ्ट लंग में, उनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जो लेफ्ट लंग में जाती है उसको हम कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और जो राइट लंग में जाती है उसको हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इनके ब्रांचेस निकलते हैं इस तरह, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस निकलते हैं, उनको हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आपने याद क्या रखना है, ट्रैकिया जब बाइफरकेट होती है यानी दो ब्रांचेस में टूटती है, उनको हम कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सॉरी, उनको हम कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, यही दो एंटर करती है लंग्स में। फिर लंग्स में इनकी फर्दर डिविजन्स होती है, उनकी फर्दर डिविजन्स होती है, और पूरे लंग को ये फैल जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे फिर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्लू दिया क्या होता है। ठीक है, लंग्स भी हम अलग से पढ़ेंगे, लंग्स में क्या होता है, कौन से लोब्स होते हैं, वो भी हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिया क्या गया है रेस्पिरेशन में। आपके रेस्पिरेशन डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें होता है गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये हम फिर देखेंगे। मैं देखता हूँ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी हम देखेंगे। रेस्पिरेशन, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने क्या कहा आपको, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो हमने ग़िज़ा खाया वो पहुंच गया सेल्स तक, सारे बॉडी के सेल्स तक। अब बॉडी की सेल्स क्या, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जो हमने फूड खाया, हमने जो फूड खाया उसमें आप याद रखो ग्लूकोज जो फाइनली बन गया फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ये हर किसी सेल को पहुंच गया क्या, ग्लूकोज पहुंच गया ना, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब ये सेल को पहुंच गया, सेल इसको यूटिलाइज करती है। इससे क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसको ब्रेक करती है और वहाँ से निकालती है एनर्जी, वहाँ से निकालती है सेल एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल सेल खुद के लिए करती है। सेल को जितने भी काम होते हैं उनको फिर वो क्या करती है, इस एनर्जी का इस्तेमाल करती है, और साथ साथ वहाँ पर बनता है इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब एक सेल ग्लूकोज को तोड़ती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से निकलती है एनर्जी जो उसको खुद के लिए इस्तेमाल होती है, और वहाँ से बनता है CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है। फिर क्या करती है, सेल इस CO2 को वापस ब्लड में भेजती है, और ब्लड से वापस ये लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स इसको बाहर निकालते हो और एक्सपायरेशन करते हैं। ये प्रोसेस होती है, मैंने सिंपल वे में आपको बताया, हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको मगर। ठीक है, हमने ग़िज़ा खाया, डाइजेशन हुई, उससे बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब, चला गया ब्लड में, ब्लड से हो गया ये एसिमिलेट थ्रू आउट द बॉडी, हर किसी सेल को पहुंच गया। सेल क्या काम करेगी, हमारी सेल की बात मैं करता हूँ क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हमारी सारी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है इस ग्लूकोज को तोड़ने में और वहाँ से एनर्जी निकालने में। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबस है, यानी जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरत नहीं होती है, यानी वो ऑक्सीजन के बगैर इस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं। उसी बुनियाद पर जो रेस्पिरेशन है इसके दो टाइप्स है, जो रेस्पिरेशन है इसके दो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यानी वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सा टाइप है मैं बताता हूँ। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा टाइप जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
anaerobic respiration. What do you mean by aerobic? Aerobic respiration means जिस ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और ग्लूकोज को तोड़ती है और वहाँ से क्या निकालती है, एनर्जी। यानी वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ता है और वहाँ से निकालता है एनर्जी, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम कहते हैं एरोबस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं उनको हम कहते हैं एरोबस। एग्जाम्पल कौन है इनमें? एग्जाम्पल है इनमें हम इंसान, हम एरोबस है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, ठीक है। हमारी कुछ सेल्स अंडर सर्टेन कंडीशंस एनारोबिक रेस्पिरेशन भी दिखाती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ सेल्स मैंने बोला, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन इसके बगैर ग्लूकोज को तोड़ देगा और वहाँ से क्या निकालेगा, एनर्जी। याद रखना, क्या एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा काम, वो ग्लूकोज को तो तोड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं, ऑक्सीजन की मदद से नहीं। इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनएरोबस, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, यानी जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वहाँ से एनर्जी निकालते हैं लेकिन ऑक्सीजन की मदद से नहीं। एक और बात आप याद रखना, जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है वो निकलती है ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एनर्जी निकलती है ज़्यादा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ऑर्गेनिज्म एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेगा तो वहाँ पर जितनी एनर्जी निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी अगर ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो यहाँ एनर्जी कम निकलेगी। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज कम होती है, एनर्जी कम निकलती है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अगर हम मतलब जितना यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे उतना इधर भी करेंगे, ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन वाले में निकलेगा, ठीक है। इसमें कम निकलती है एनर्जी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपने याद रखना है। दीज आर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, ठीक है। यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है। हमारी मसल सेल्स जो है, मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज, उस टाइम हमारी मसल सेल्स जो है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाती है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये हम अलग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। यीस्ट में कैसे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल सेल्स में कैसे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी सेल्स नहीं है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उस टाइम हमारी मसल सेल्स जो है वो क्या करती है, कार्डियक मसल स्केलेटल मसल सेल्स जो हमारी बाजुओं में है, पैरों, टांगों में है, हड्डियाँ, मसल्स ये दिखाती है उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इतना जब आपने पढ़ा तो अब हमें बहुत आसानी होगी। अब हम नोट्स पर देखते हैं यहाँ पर दिया गया क्या है, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं, फिर हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए रेस्पिरेशन को हमने पढ़ा, इसके दो टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने अभी बोला, ठीक है। ये होता है टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपने याद रखना है, ये यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड आकर्स इन साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम कल देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये कहाँ कहाँ होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये कहाँ होती है। कल हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी आप याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन होती है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये होता कहाँ है, ये आप सिर्फ याद रखना है, अभी कल हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ के एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, CO2 एंड वाटर। यहाँ के एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, ये हम कल देखेंगे। आप इतना अभी याद रखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कल अच्छे से। हम एनारोबिक के टाइप्स भी पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड जो अल्कोहलिक वो होता है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और जो ये अल्कोहल जहाँ पर ये बनता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये हम कल देखेंगे। इसको मैं थोड़ा बहुत नज़र देता हूँ, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एनारोबिक के दो टाइप्स, यानी यीस्ट में कैसे होते हैं और हमारे मसल सेल्स में क्या होता है। एरोबिक भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखना, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ना है। फिर वहाँ पर अलग देखना है आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। वो कौन सी टाइप रेस्पिरेशन होगी, वो होगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होगी एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर है। यूजुअली ज़्यादातर वो क्या दिखाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ पर आपने पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेशन, हम क्या है एरोबस, हम एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, यानी हम रेस्पिरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने बेसिक्स पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा क्या होता है, ठीक है। कल हम अलग से पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर हम काम करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है ये हम कल देखेंगे, हवा कहाँ से कहाँ तक जाता है, फिर क्या होता है वो मैकेनिज्म हम कल हम ब्रीदिंग को लगभग कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ब्रीदिंग मीन्स एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, कल हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक हम कल ब्रीदिंग को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।